डॉक्टर जुल्का, जो बात अभी डॉक्टर मिश्रा ने रखी थी लक्षणों की, उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हमारे पास जो रिसर्च है, जो हमें कागज़ और जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार कई ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी सामान्य सी लगती हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कुछ जो सामान्य सी लगने वाली, जैसे भूख नहीं लग रही है, अगर बहुत दिनों तक भी ऐसा चल रहा है तो इसको इग्नोर ना करें। ऐसे और कौन से लक्षण हैं? क्योंकि आप लोगों की समस्या ये है कि आप लोग कहते हैं कि लोग देर से आते हैं। हाँ, नहीं, हम ऐसे बोलते हैं जी कि इसको कॉशन के उसका एक्रोनिम देते हैं जी कि कॉशन का मतलब C मीन्स चेंज इन बावल हैबिट और ब्लैडर हैबिट। अच्छा, अगर आपकी हैबिट में चेंज आ जाता है, जैसे आप सुबह शौचालय जाते हैं 2 बार, सडनली आप 4 बार जाते हैं, या ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया हो जाता है, ये कितने दिन तक रहे? नहीं, अगर ये प्रोलॉन्ग रहे, महीने तक, 2 4 6 महीने रहे? हाँ, नहीं, महीने से ज्यादा भी प्रोलॉन्ग रहे, अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। रिसेंट चेंज, अच्छा, जो आफ्टर द एज ऑफ 50 जनरली हम बोलते हैं, अच्छा, पर ये रिसेंट चेंज हो जाए तब भी दिखाना जरूरी है। दूसरा, एक कोई भी छाला जैसे मुंह में हो जाए या अल्सर कहीं हो जाए, सोर दैट डज नॉट हील, जो हील ना हो रहा हो। लोग सोचते हैं टीबी होगा, तो वो टीबी नहीं निकलता, कई बार कैंसर निकलता है, तो हम कहते हैं कि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए जी। फिर अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको एक होती है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मतलब इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, वो एक साइन है सर्विक्स कैंसर का, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। या डिस्चार्ज वहाँ से आ रहा है बच्चेदानी से, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, तो उसको भी दिखाना चाहिए, ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ब्रेस्ट में थिकनिंग हो गई या लंप हो गया, जैसे गांठ हो गई, तो या निप्पल रिट्रैक्टेड हो गया, पीछे धस गया, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। या आपके बगल में गांठ हो गई, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जी। या नैगिंग कॉफ हम बोलते हैं, नैगिंग कॉफ का मतलब खांसी जो ठीक नहीं हो रही, तो उसको भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये सारे लक्षण जो हैं, ये वार्निंग सिग्नल्स हैं। बुखार का आना, बुखार हम लोग कहते हैं बुखार बहुत कॉमन है, वायरल फीवर होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी कॉमन है इंडिया में, लेकिन कोई भी फीवर इलाज के बाद भी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है तो उसके टेस्ट होने उसके चाहिए, भी टेस्ट होने। और ब्लीडिंग का जैसे कहा, बहुत ये इम्पोर्टेंट बात है, रक्तस्राव पाखाने के रास्ते या पेशाब के रास्ते, ये कई बार लोग, जैसे हमने कहा बहुत सारी पैथीज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, लोग चले जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, कोई एग्जामिन नहीं करता नीचे से। तो हम लोग जैसे सर्जरी में जब पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं कि इफ़ यू कांट पुट योर फिंगर इन, पुट योर फुट इन, जस्ट टू ओवर एम्फेसाइज द पॉइंट कि आपको नीचे से जांच करना पाखाने के रास्ते का बहुत ज़रूरी है, जिससे ब्लीडिंग को आप पाइल्स की वजह से ना समझें, और उसमें कैंसर बहुत बार होता है। इतने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और जब तक आते हैं फिर उसमें बिल्कुल फ्रोजन पेल्विस हो जाता है। ब्लीडिंग, आप लोगों का कहना है ब्लीडिंग किसी भी सूरत में बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, और ब्लीडिंग के लिए तुरंत दिखाना है। डॉक्टर अग्रवाल, ये बताएं, लक्षणों की हम बात कर रहे हैं, रिस्क ग्रुप के बारे में अगर जानना चाहें, कौन से वो लोग होंगे जिन्हें कैंसर होने का खतरा दूसरों से कुछ ज्यादा होगा? जहाँ तक इंटेस्टाइनल आंतों के उसका सवाल है, कैंसर का सवाल है, उसमें एक हेरिडिटरी, जो कि पहले आपके फैमिली में किसे हुआ है, उसका बहुत बड़ा रोल है जी। और दूसरा ये है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप ओबीज हैं, आपकी एक्सरसाइज कम है, और रिस्क फैक्टर्स लंग्स में स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रेस्ट के कैंसर में जो लोग जिनके बच्चे देर में पैदा होते हैं और जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते, उसमें कैंसर ज़्यादा बढ़ता है। जो माउथ का कैंसर है, उसमें जो टोबैको खाते हैं, च्यू करते हैं, मुंह में रखते हैं, गुटखा रखते हैं, उनमें ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो कैंसर का सवाल है, इसका बहुत ज़रूरी है कि एक तो अर्ली डायग्नोसिस हो और लोगों में अवेयरनेस हो। इसकी अवेयरनेस का मतलब यह है कि पॉपुलेशन, जो जनरल पब्लिक है, उसमें अवेयरनेस हो कैंसर की। हम रिस्क ग्रुप को ही समझ रहे थे। जो आपने रिस्क ग्रुप बताया कि किन किन लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है, जिसमें आपने बताया कि अगर परिवार में किसी को हुआ हो तो वो उनको ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा ये हेरिडिटरी जो है ना, ये कुछ में है, सब में नहीं है। सब में नहीं है। हाँ,
ये नहीं कोई सोचे कि भाई एक को कैंसर हुआ तो उस फैमिली में सबको होगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में हमने देखा है जो BRCA1 और 2 म्यूटेशन है उनमें आगे परिवार में होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे स्मोकर्स हैं, दीज आर हाई रिस्क ग्रुप्स, जो 10 पैक ईयर्स फॉर 10 ईयर्स अगर स्मोक करते हैं तो दे आर वेरी हाई रिस्क ग्रुप्स। एक बात बेहद ज़रूरी है और वो ये, जब परिवार में किसी को भी कैंसर होता है तो उसके इलाज पर बहुत पैसा खर्च होता है, और वो दिन जब डॉक्टर ये बताते हैं कि हाँ कैंसर है, वो दिन घर में कैसा होता है। बहुत ज़रूरत होती है ऐसे में सांत्वना की, ऐसे में सलाह की, और ऐसे में रोल आता है स्वयंसेवी संगठनों का। ऐसे कई स्वयंसेवी संगठन हैं जो कैंसर रोगियों के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही स्वयंसेवी संगठन के प्रयासों को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन दिल्ली ब्रांच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ पिछले 35 इयर्स से काम कर रही है, और हमारा यहाँ की एक्टिविटीज़ है, हमारा मेन फोकस है चाइल्डहुड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। तो चाइल्डहुड कैंसर पेशेंट्स को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा करते हैं, उनके लिए हम अदर सपोर्ट देते हैं, जैसे उनके लिए हम स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको कोपिंग के लिए मदद करते हैं एज पार्ट ऑफ काउंसलिंग। जब हम नीड्स असेसमेंट करते हैं, जब हमारा पेरेंट्स फोरम हम लेते हैं, वहाँ नीड्स असेसमेंट तभी पता चलता है कि उन्हें मेडिसिन्स और जो भारी वाली टेस्ट होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, उन्हें ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन की ज़रूरत होती है, उन्हें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, कहाँ रेलवे पास बनेगा, कहाँ कंसेशन बनेगा, ये सब ज़रूरतें होती है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट जो हम पूरी तरह उन्हें देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हर महीने हम उनके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जिनसे उनका जो रूटीन सिर्फ ट्रीटमेंट सेंटर और जो टेम्पररी एकोमोडेशन या धर्मशाला और हॉस्पिटल, इस दरम्यान की जो उनकी जर्नी होती है, उनसे हम थोड़े उनको हटाने की कोशिश करते हैं और उनको कहाँ बाहर लेके जाते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटीज़। ऑल्सो हम उनमें उनका मोरल बूस्ट करते हैं। बहुत सारे मानसिक और सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, इनके लिए भी सेशंस रखते हैं। जब आते हैं तो पहले सबसे मेडिसिन शुरू होती है, और मेडिसिन के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन इन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करती है। हम लोग सिर्फ काइंड में देते हैं सपोर्ट, नॉट इन कैश। तो हम उन्हें कीमो ड्रग्स देते हैं। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम होता है एकोमोडेशन। हम इन्हें मदद करते हैं, एम्स के एफिलिएटेड काफ़ी धर्मशाला है, तो उन्हें एकोमोडेशन के लिए मदद करते हैं। मंथली राशन भी देते हैं, क्योंकि उधर खाने का भी वही प्रॉब्लम होता है। हम उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं। उसके बाद उनका बहुत ही ट्रॉमेटिक स्टेट में होते हैं, तो उनका बहुत लंबा पेशेंट का और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स का बहुत लंबा काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी हम लोग करते हैं। तो इस तरह का सहयोग बहुत हिम्मत देता है न सिर्फ कैंसर रोगी को बल्कि उसके परिवार को भी, कि वो पूरी जो समस्या है, जो स्थिति है, उसका बेहतर ढंग से सामना कर पाए। फिलहाल केतन पटेल जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर गुजरात से। केतन जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे मदर को 97 में ब्लड कैंसर हुआ था, फिर उनका 2004 में देहांत हो गया था। तो फैमिली हिस्ट्री में एक ब्लड कैंसर है, तो मुझे इसकी कितनी संभावना है, और संभावना है तो उससे बचने के लिए मैं अभी से क्या कर सकता हूँ? जी डॉक्टर जी, ये आप कौन सा कैंसर हुआ था? ब्लड कैंसर हुआ था। ब्लड कैंसर, इनकी मदर को ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, तो अगर ये स्पेसिफिकली बता दें। केतन पटेल जी, आप टेलीफोन लाइन पर हैं क्या? नहीं, शायद बेसिकली हमें पता नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं है कि ब्लड कैंसर में ल्यूकीमिया भी आता है, लिम्फोमास भी आते हैं।
हाँ, ल्यूकीमिया है। तो ल्यूकीमिया में भी हम कई टाइप्स के ल्यूकीमियाज होते हैं, जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, देन क्रॉनिक ल्यूकीमियाज हैं। अच्छा। ये ल्यूकीमियाज, कई ल्यूकीमियाज ऐसे हैं जो कि उसमें हेरिडिटरी नहीं होता। तो अच्छा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आप वैसे ही जांच करा सकते हैं अपने ब्लड की, ब्लड स्मीयर कहते हैं, पेरिफेरल स्मीयर करा सकते हैं। उसमें अगर वो नॉर्मल है ब्लड वो टेस्ट, एक बार में तय हो जाएगा? एक बार में नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। कि आप उसको जांच कराते रहें। अच्छा। क्योंकि इनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सा टाइप का है। अच्छा जी।